अमरीकी मुसन्निफ और दानिश्वर एल्विन टॉफलर का कहना है कि दस्तयाब इंसानी जिंदगी के हजारों सालों में 10 हफ्ते भी मुश्किल से ऐसे मिलते हैं जब कुर्रे अर्ज के किसी खित्ते पर कोई भी जंग नहीं हो रही थी। अफगानिस्तान में जारी तवील जंग और लड़ाई के असरात पाकिस्तान के कबायली इलाकों पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे पर किस तरह से पड़े हैं, हमने इसकी तलाश शुरू की है। मगर इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, ज़रूरी है कि हम आपको पिछली किस्त की चंद झलकियां दिखाएं। आज भी आपके सामने इस चेक पोस्ट पर दरवाजे नाम की कोई चीज नहीं। आए हमें ज़बह करें, हम उसका मुकाबला करेंगे। और से जो यहाँ पेशावर में दाखिल हुए, कौन सा रोड आपको सलामत मिला है? हर रोड तबाह बर्बाद हो गया। जब तक ये जंग का मामला खत्म नहीं होगा तो यहाँ पर कारोबार कोई नहीं होगा। हालात ठीक ना हो तो फिर कौन निकलता है यहाँ? एक दूसरे को देख के डर रहे हैं कि ये आ गया वो मारेगा, ये मारेगा वो मारेगा, बस इसी में वो खाना भी छोड़ के चले गया। हमसे ऐसी बात करते हैं कि जैसे हम लोग मुहाजिर हैं, वो जो है तो वो पाकिस्तानी है। ये वो खुशनसीब लोग हैं जिनके जिस्ने खाकी को कब्र नसीब हो गई। जहाँ तक बिजनेस का है तो यहाँ हर अगवानी ने दुकान खोल ली। जंग के बाद ये है कि ये दुनिया का सारा टेंशन बस हमारे बस ऊपर पड़ गया है। इस जंग ने हमारे लोगों में टॉलरेंस खत्म कर दी। जो गोरा साहब आते हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से होकर ही वापस चले जाते हैं। ये दुनिया की तीसरी जंग अजीम है। ये वो डॉलर हैं जिनको अमेरिका एक खास केमिकल से ब्लैक करता है और अफगानिस्तान ले जाके डी कोड करके इसकी असल हालत वापस आ जाती है। इन कंटेनरों से लूटा हुआ और कौन सा माल इन मार्केटों में दस्तयाब है और यहाँ क्या कुछ बिकता है, आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। आर्मी वाले, जज साहिबान और वकील साहिबान वो सब आते हैं और बड़ी शौक़ से ये चीज़ें, क्योंकि मगरबी दुनिया की चीज़ें है ना। बदनामी हमने नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमें साथ नहीं चलाना चाहते। हमें बारहा खबरदार किया गया कि खैबर एजेंसी से गुजरना और तोरखम पहुंचने में बहुत से खतरात हैं। आज़ाद इलाके में बेशुमार शरपसंद ग्रुप अगवा बराए तावान में मुलविस हैं और मीडिया टीम को पकड़ने या उसे ख़त्म करने से जो शोहरत हासिल होती है उससे कोई भी ग्रुप फ़ायदा उठा सकता है। मगर ज़रूरी है कि जंगज़दा इलाकों के बारे में सिर्फ आरामदेह स्टूडियोज़ में बैठकर बात न की जाए, बल्कि सच की तलाश में अपने हम वतनों के साथ उनके इलाकों में वक्त गुजारा जाए। हालात की नब्ज़ पर हाथ रखने का यही तरीका है। तलाश की टीम ने अल्लाह पर भरोसा किया और ख़तरात से भरे इस सफ़र पर रवाना हो गई। यहाँ पर अवाम की दोनों अतराफ से बिला रोक टोक आमदोरफ्त देखकर हर आम पाकिस्तानी के जहन में दो सवाल पैदा होते हैं। अगर कोई भारतीय या अमरीकी जासूस दहशत गर्दी की नीयत से पाकिस्तान में दाखिल होना चाहे तो वो वीज़ा लेकर किसी एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय काबुल से रवाना होकर यहाँ से दाखिल क्यों नहीं होगा? आप देख रहे हैं कि मीडिया टीम की मौजूदगी के होते हुए मैं अफगानिस्तान दाखिल हुआ और फिर वापस आ गया बगैर किसी रोक टोक के। अलबत्ता दूसरी मरतबा दाखिल होने पर अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुझसे मेरा पासपोर्ट तलब किया, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझे वीज़ा पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी की खबर सुनाई। इस मरहले पर सबसे बड़ा मसला ज़बान के ना समझने का था।
कभी मुझे काबुल की जेल की खबर सुनाते और कभी सरहद पर कैद खाने की। भागने की कोशिश पर गोली खाने का खतरा मौजूद था। बहरहाल अल्लाह की मदद से मैं उन्हें खुद को आज़ाद करने पर आमादा कर पाया और उन्होंने मुझे पाकिस्तान वापस दाखिल होने की इजाज़त दी, जहां पाकिस्तानी एजेंसियां मुझे झिड़कियां देने की मुंतज़िर थीं। एक रिसर्च के मुताबिक सिविल गवर्नमेंट का कंट्रोल फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 24% इलाके पर है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर अगर रकम खर्च करके तरक्याती काम करवाए जाते तो सयाहत के एतबार से ये जगह सोने की कान बन सकती थी, मगर खित्ते में जारी इस जंग की वजह से इन पहाड़ों के गारों में दहशतगर्दों ने अपने मोर्चे बना लिए। जंग ने इस खित्ते की सकाफत और रहन सहन पर और किस तरह के असरात छोड़े, पूछते हैं अकील यूसुफ जई से। जब हम पश्तून मुआशरे की बात करते हैं, ये पश्तून बेल्ट को हम कंदहार से लेकर कराची तक, कराची को भी, कराची पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। तो पश्तूनों का जो ओवरऑल हिस्ट्री में एक इमेज रहा है या उनकी जो आदत व अतवार रही है, वो बहुत पीस लवर पीपल रहे हैं। ये अलग बात है कि मतलब उनको अटैक जब किया गया तो उन लोगों ने रेजिस्ट किया। अफगानिस्तान में एक दौर में जब तालिबान आए हैं तो वहाँ पर तालिबान में एक ख़ास तबका इस तरह था जो इशा का नमाज़ पढ़ते थे तो बाहर निकल कर अतन किया करते थे। अतन मतलब क्या? अतन ये जो पश्तूनों का रिवायती एक डांस है, एक वो जो गोल दायरे में वो डांस कर रहे होते हैं। इस जंग के अंदर जब ये अरब और उज़्बक एलिमेंट्स दाखिल हुआ, जो जंगजू थे, उन लोगों ने तशद्दुद का, जो वायलेंस का एक पीक का एक, आप उसको एक पैकेज कह सकते हैं, उसको एंटर किया। इन लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने म्यूज़िक को टारगेट किया। मिसाल के तौर पर पश्तून रीजन में म्यूज़िक लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी रही है। अभी तक आपने देखा कि जब तालिबान ने अपने मीडिया उसको सिस्टम को एक्टिवेट किया तो उन लोगों ने भी म्यूज़िक का सहारा लिया। तो ये लोग जब आए हैं तो 2003-04 में मुख्तलिफ जो गुलकार थे उनको पर्सनली कैपेसिटी में जो है ना उनको थ्रेट किया, बहुत से लोगों पर अटैक्स भी किए। एक वक्त में पेशावर जैसे शहर में, जो कि दुनिया का जदीद शहर है 21वीं सदी में, वहाँ पर भी आप अपने कार में भी म्यूज़िक नहीं सुन सकते थे। हमारे बच्चों को कलम की जगह बंदूक दिया हुआ है, बस्ते की जगह उसको जैकेट पहना गया है। बच्चे में तक नहीं, मेरा दिल फटता है, तक नहीं जवान है, मेरा दिल फटता है। अब चारपाई में सोते थे, वो चारपाई अब खाली है। लोग जानवर कुर्बान करते हैं, मैं 3 बेटों को कुर्बान करती। मेरे दिल पे बहुत दर्द गुजर रहा है। मैंने एक बहुत बड़ा जवान बेटा मैंने खो दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में अदाकारा शबाना, अदाकारा रुखसाना और अदाकार अली के कत्ल के बाद बेशुमार फनकार यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गए। एक वक्त में जब तालिबान वहाँ पर आए तो उन लोगों ने सिंबॉलिकली इस तरह किया कि उन लोगों ने गाड़ी रोकी है। पहला सवाल ये किया है कि आपके गाड़ी में टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड निकाला है, फेंक दिया है, तस्वीर बनाई है, वीडियो बनाई है। उसके बाद ये जो पित्ता होता है कैसेट के अंदर, इसको निकाला है और जब आप एंटर होते हैं क्वेटा की तरफ से कंदहार की तरफ और पेशावर की तरफ से नंगरहार जलालाबाद की तरफ, तो आपका इस्तकबाल अफ़गानिस्तान में वो दरख्त करते हैं जहाँ पर ये कैसेट के टेप्स जो है ना वो मुख्तलिफ शक्लों में, मतलब उन लोगों ने पूरी तरीके से। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से चोरी, डकैती, कत्लो गारत की वारदातों में 21.34% इजाफा हुआ है। हम तो हुकूमत से मुतालबा करते कि जाने के लिए तो कोई इसका मंसूबा नहीं है। खुदा के लिए इन लोगों को नेशनलिटी दे यहाँ पे, कि यहाँ पे अफगानियों को नेशनलिटी दे कि यहाँ पे वो टैक्स दे और मुल्क चल सके। अगर ये ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान पेशावर देखे, पेशावर अभी 8 साल से जहाँ जनरल मुशर्रफ आया हुआ है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप देखें यहाँ अगवा बराए तावान या तालिबान जो अफगानिस्तान जा रहा है, ये तालिब कौन है? हमें नहीं पता कि तालिब कौन है।
बाई बाई को मार रहा है, बंदूक कौन दे रहा है? जिसको जिस शहर में आटा नहीं मिलता वहाँ उनके पास बंदूक होता है। जिसको खाने के लिए बच्चे के लिए हम ये हैरान हैं कि हमारे बच्चों को कलम की जगह बंदूक दिया हुआ है, बस्ते की जगह उसको जैकेट पहना गया है, और वही लोग मर रहे हैं और वही इमदाद जो आ रहा है हमारे पास वो जाकर यही लोग अयाशियाँ कर रहे हैं। 2001 से फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में जारी जंग से अब तक जाँ बहक होने वाले सरकारी अहलकारों की तादाद 3,500, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 6,400 है और अब तक मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद तकरीबन 15,000 और आम लोगों की तादाद 36,000 है। मैनू हर वक्त रोना बेटा, उसे बच्चे अमल में तक नहीं, मेरा दिल फटता है, उसी भी वाल तक नहीं, जवान है, मेरा दिल फटता है। सब चीज़ें याद आती हैं कि हम उसके साथ सोते थे, वो अब चारपाई में सोते थे, वो चारपाई अब खाली है। ये जालिम लोग हैं, इस तरह औरों के भी बाप होंगे, औरों की भी माएँ होंगी, औरों के भी बच्चे होंगे। लोग जानवर कुर्बान करते हैं, मैं 3 बेटों को कुर्बान करती हूँ। ये कौन लोग हैं कि जालिम हमारे घरों को उजाड़ रहे हैं? मेरे दिल पे बहुत दर्द गुजर रहा है। मैंने एक बहुत बड़ा जवान बेटा मैंने खो दिए। मैं इन बच्चों के लिए क्या करूं? मैं इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा? मेरी 4 जवान बेटियां हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाकों में से सिर्फ मालाकंड डिवीजन में 409 स्कूलों को, फाटा में 64 स्कूलों को और सवात में 190 सरकारी और तकरीबन 368 प्राइवेट स्कूलों को तबाह कर दिया गया। 1,50,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो गए। 8,000 खवातीन असातिज़ा को नौकरी से हाथ धोने पड़े। हमने स्वात में जब हम रिपोर्टिंग किया करते तो हम उधर देखा करते थे कि जो बच्चे हैं घर में बैठे हुए हैं तो स्कूल तो बंद थे, ठीक है, स्कूलों पर पाबंदी भी थी। ऑपरेशन के बाद स्कूलों को खुला रखना जो है ना मुमकिन नहीं था। तो बच्चों को एक शौक़ था, वो ये था कि वो पेन कागज़ लेकर बैठा करते थे। जब मैं उसको देख रहा था तो वो पेंसिल और कागज़ लेकर उस पर टैंक बना रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट बना रहा है, उसके साथ जो है ना वो एक फौजी बना रहा है। और साइड में इस बच्चे की उम्र उस वक्त थी 8 साल, ठीक है, जिस बच्चे का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और साइड में उधर इसने जो है ना एक तालिब बनाया है। तो वो मेरे लिए, जिस तरह आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ हो सकती है और एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे लिए, तो मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने एक पूरी कापी जो है ना मुझे उसके वर्क दिखाए है, तो उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। फिर मैंने वैसे मेरे जहन में आया है कि इसे पूछा जाए कि मतलब इसकी थिंकिंग क्या है, ये इस तरह क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा कि ये बंदा आया है, तालिब की तरफ उसने इशारा किया, 7 साल के बच्चे ने, ये फौजी आए हैं, ये तालिब ने हमारे स्कूल बंद कराए हैं, ठीक है, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, ये फौजी आया है तो अभी ये धमाके करता है। उन दिनों जो है ना वो ऑपरेशन के दौरान माटर गोले जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करते, बाकी उसको डिटेल्स का पता नहीं था, उसकी एज इस तरह नहीं थी कि उसको एक्सप्लेन करता। ये टैंक आना चाहिए ताकि इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए, ठीक है, और ये जहाज़ जो आ रहे हैं हम इससे डरते हैं। अब इस एक वाक़े से अंदाज़ा लगाए कि वहाँ पर जो हमारी नई जनरेशन है उन लोगों पर किस किस्म के असरात तो मुरतब होंगे। कोई किसी का सर काट रहा है तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग होते हैं और सारे पुख्तून होते हैं, सारे पठान होते हैं, तो फिर वो पठानों की वो ताकत कहाँ गई? ये उठते क्यों नहीं, उस शख्स को चढ़ाते क्यों नहीं? स्कैनर नहीं चल रहा, ऑन नहीं है, ऑन ही नहीं है, तो इसका फ़ायदा क्या? हम असेंबली में अभी आए आपसे गुफ्तगू के लिए। बाहर जो स्कैनर है वो स्कैनर एक डेकोरेशन पीस है, वो स्कैनर चल नहीं रहा। स्कूल जाते थे? हाँ। तो फिर जब जंग शुरू हुई तो फिर क्या हुआ? स्कूल बंद हुए, स्कूल के अंदर क्या हुआ?
बस हम घर में बैठते थे और बड़े कहते थे कि बाहर मत जाओ, वहाँ खतरा है। जंग अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है? बुरी चीज़ होती है। कैसे बुरी होती है? बस बहुत मुल्क बिगड़ जाता है और तालीम भी बिगड़ जाती है, सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं एक दूसरे। तस्वीरें जो आप बनाते हो, आपकी तस्वीरों में बम और ये तालिबान और टैंक और फौजी, इनकी तस्वीरें क्यों बनाते हो? मेरा शौक़ है मैं फ़ौज में चला जाऊँ ना, तो जब मैं छोटा था तो मेरा ये शौक़ था कि मैं बड़ा बन के फ़ौजी बनूंगा, तो इसलिए मैं इन चीज़ों से मुझे मोहब्बत है और इसलिए उधर उस वक्त मोहब्बत थी और मैं ये बनाता था। उस वक्त मोहब्बत थी, अब नहीं है? बस अब हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं और इंसान जब बड़ा हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती है, तो इसी तरह अब शौक़ जाता रहा है क्योंकि बाज़ हालात ऐसे सामने आए, बाज़ लोगों को देखा। क्या याद आता है, क्या देखा, किस चीज़ ने आपको मुतासिर, किस चीज़ ने आपको तंग किया, किस चीज़, जो कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी? बहुत सारी चीज़ें बुरी लगी। सबसे पहले तो बुरा ये लगा कि अगर कोई किसी का सर काट रहा है तो आसपास उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग होते हैं, पर सारे पुख्तून होते, सैर पठान होते, तो फिर वो पठानों की वो ताकत कहाँ गई? ये उठते क्यों नहीं, उनके वो उस शख्स को चढ़ाते क्यों नहीं कि वो उसे मार ना सके, उसे वो कर ना सके ना, तो इनका ज़मीर सो गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कौल है ना कि पीपल डाई फॉर रिलीजन बट दे डोंट फॉलो रिलीजन, तो बहुत से लोग तो ऐसे ही निकले थे, ख़ुद इस्लाम को की पैरवी नहीं कर रहे थे लेकिन इस्लाम के नाम पर निकल आए थे ना। बहुत से बच्चे बाहर खेलते थे बंदूकों वाले खेल, और बहुत से बच्चे रास्ते में खड़े होते थे और तलाशी लेते थे, इस तरह खेल खेलते थे। बच्चे एक दूसरे की तलाशी लेते थे? हाँ, जब दूसरा बच्चा वहाँ से गुजरता था तो उसे कहता था कि तलाशी ले लो। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अब तक सरकारी जराये के मुताबिक आर्मी के 3085 जवान और अफसरान शहीद और 9669 जख्मी हुए। ये ट्राइबल एरिया में लड़ाई के बारे में जो मुख्तलिफ किताब हैं फ्रंटियर वारफेयर के, उसको वो कभी सीरियसली पढ़ते भी नहीं थे, और जब पहली बार फ़ौज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई और जो उनको धक्के पड़े जिस तरीके से, हालांकि उसमें बड़े डिटेल से जो है वो चीज़ें दी हुई हैं कि आपने ट्राइबल एरिया में जाना हो, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेपन्स नहीं है जैसे फ़ौज में होता है कि आप टैंक और तोपखाना उसके लिए तैयार करते हैं। वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास वेपन्स है, लेकिन ये जो आपका रास्ता है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्राइब जो है वो अटैक करते हैं, और हमारी फ़ौज ने जो है वही गलतियाँ शुरू की जब यहाँ आए। एक दफ़ा एक यूनिट बग़ैर किसी वजह से एक सिचुएशन में फंसी, वो ऐसे कि यहाँ पर रात को मूवमेंट नहीं करते, ट्राइबल्स ख़ुद भी नहीं करते। एक आदमी था, उसका बैठा था, वो लेट आया रात को तो दरवाज़ा बंद करते हैं, और वो एक ही बैठा था, तो उसने दीवार के ऊपर घर के अंदर, अपने घर के अंदर पलांगने की कोशिश की। उसके फादर ने कहा पता नहीं कौन है, उसने गोली चला दी और वो मर गया। तो रात को जब फ़ौज जा रही थी तो उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई दोनों, बग़ैर किसी वजह की। मियाँ इफ्तिखार हुसैन जो पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात और वज़ीर सकाफ़त हैं, और इस जारी जंग की कीमत वो अपने अकलौते साहबजादे की जान की सूरत में अदा कर चुके हैं, उनसे हम 3 सवाल करेंगे। इस जंग के पख्तूनख्वा के समाज और सकाफ़त पर क्या असरात हैं? अफ़गान महाजरीन की अपने वतन वापसी के लिए उनकी हुकूमत के पास कौन सा ठोस मंसूबा है? और क्या पख्तूनख्वा की सियासत कभी नॉर्मल हो पाएगी?
पे आप हैं सर? आप हैं सिक्योरिटी पे? एक मिनट आइएगा, तशरीफ लाइए। स्कैनर नहीं चल रहा, क्या बात है? ये स्कैनर नहीं चल रहा, ऑन नहीं है, ऑन ही नहीं है, तो इसका फ़ायदा क्या? अब ये ऑन, आप इसे ऑफ रखते हैं आमतौर पे? नहीं, आप ड्यूटी है। अच्छा, आपकी ड्यूटी अंदर है, आपकी ड्यूटी अंदर है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस दहशतगर्दी के शिकार सूबे में हम असम्बली में अभी आए आपसे गुफ्तगू के लिए। बाहर जो स्कैनर है, वो स्कैनर एक डेकोरेशन पीस है, वो स्कैनर चल नहीं रहा। लाजमी बात है कि कहीं ना कहीं गफलत ज़रूर होती है। एक को तो पॉइंट आउट मैंने कर दिया। बिल्कुल जी, मैं ये खामियां बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि जब सिक्योरिटी लैप्स भी होती है, ये इसी तरह जिस तरीके से आपने बताया कि उनसे गफलत हुई है, तो इंसानी जो माशरा है उसमें गफलत हुआ ही करती है। GHQ पे चढ़ाई हुई तो GHQ पे चढ़ाई अगर उसमें गफलत शामिल न होती और फिर दहशत गर्दों की हिकमत अमली जो कि फ़ौजी वर्दी में गए तो उनको कामयाबी न मिलती। लिहाजा इस तरीके से कहीं ना कहीं पे कहीं गफलत हो जाए या वो हिकमत अमली बदले तो उनको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। कितनी संजीदा है आपकी हुकूमत इन मसाइल से निपटने के लिए? चूँकि हम बादशाह खान के नज़रिए के पैरोकार हैं, अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, तो हमने इब्तिदा मुज़ाकरात से की। और ये भी आप यकीन कीजिए, ये वक्त आएगा तो बहुत खुल के हम बता सकेंगे कि बड़ी क़ुव्वत इसकी मुखालिफ थी। हमें मुज़ाकरात करने कोई नहीं दे रहा था, और मुल्की क़ुव्वत भी और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत भी। इसके बावजूद हमने मुज़ाकरात किए। हमारे तारीख़ में जब भी इस्लाम के नाम पे हमें लूटा गया तो वो लूटने वाले को हीरो करार दिया गया, जो लूटा गया उनको गद्दार कहा गया। लेकिन इस बार ये सब उलट हुआ। दहशतगर्दों से मोहब्बत करने वाले लोग अब दहशतगर्दों से नफ़रत करते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में मतलब ये कहा जाता था कि अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो हमें पत्थरों के ज़माने में ले जाया जाएगा। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 33,000 अफराद मतलब शहीद करवाने के बाद क्या हम लोग शीशों के महलों में आ गए? प्रॉफिट नहीं है, कमाई नहीं है। जो इत्तलात है वो ये है कि अब के बार सिर्फ पेशावर को टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि साथ साथ कराची और ख़ासकर कोयटा को। ये खैबर एजेंसी में असले और चर्स की दुकानें हैं जहां खुलेआम कारोबार जारी है। आज़ाद इलाके में हर फर्द मुसल्ला है और हमें इन सरगर्मियों को रिकॉर्ड करने में शदीद मुश्किलात पेश आई। यहाँ लोग हमारा कैमरा छीनने और हमला करने के लिए तैयार थे, तो हम फिर भी जो कुछ हम रिकॉर्ड कर पाए आपके सामने। यहाँ पे जारी जंग और लड़ाई के असरात से क्या यहाँ के सरदारों और मलकों का कबायली जाहो जलाल कायम रह सका? उन्हीं से पूछते हैं। आप लोग पहली फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में आ रहे हैं। इधर मीडिया का आना बिल्कुल उस पर पाबंदी है और हमारी आवाज़ बाहर दुनिया तक नहीं जा सकती। इधर जो है लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, जो खाती पीते लोग हैं वो सारे माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये 30 साल से ये जंग हो रहा है इधर, ये हो सकता है 30 साल और भी जंग हो। हम तो हमारी तो आवाज़ कोई नहीं है इधर। 33,000 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी तक शहीद हो चुके हैं। ठीक है, जिस जंग के बारे में ये क्या अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर सके कि जंग हमारी है या नहीं है, क्योंकि हम मुशर्रफ साहब के दौर में मतलब ये कहा जाता था कि अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो हमें पत्थरों के ज़माने में ले जाया जाएगा। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 33,000 अफराद मतलब शहीद करवाने के बाद क्या हम लोग शीशों के महलों में आ गए?
और अगर शीशों के महल हैं तो उसमें अगर हमारे बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, और जिस तरीके से मर रहे हैं, तो हमें तो वही वो जो पत्थर के कंडराट थे वो ज़्यादा इससे काबिल कबूल थे। 4 साल हुए हैं जो हमारी हुई थी कन्फ्रंटेशन मंगल बाग के साथ, तो इधर ही अटैक किया था उसने। वो आए डायरेक्ट इधर अटैक किया उन्होंने। उस वक्त ना हमने आर्मी देखी है, ना FC, ना बिल्कुल कोई भी नहीं, सिर्फ हम अकेले। दहशतगर्द इधर आए और फिर हमारा वो हशर किया जो सब दुनिया ने देख लिया। अब बाजौड़ में देखें, ममन में देखें, यहाँ वज़ीरिस्तान में देखें, जितने कबायली सरदार थे सब के सब कत्ल कर दिए। अब वो कोई ऐसा भी नहीं है जो लोग बैठते थे, लोगों के मसाइल हल करते थे, बात करते थे, वो अक्सर मर गए या अगर कोई रह गए हैं तो वो डर की वजह से बात भी नहीं कर सकते हैं। कबाइल एक ऐसा, पाकिस्तान का एक ऐसा फ़ौज था जो कि हम उसके लिए फ्री लड़ रहे थे, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने हमें खुद अपने हाथों से खुद हमें ख़राब कर दिया। ये जंग मुसल्लत करके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, अमेरिका के दरमियान जो हो रहा है, ये पाकिस्तान ने दूसरे का जंग अपने उस पर ले आया। इसमें सारे चोर और डाकू अंदर आ गए। जितने वो लोग हैं जो शरीफ लोग हैं, उन लोगों ने वो थ्रेट करते हैं, उनसे ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं, उनको उठाते हैं, तो इस वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान में खेलों के शोबे को भी बहुत नुकसान हुआ। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $50.5 मिलियन का नुकसान मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के इनाकाद ना होने की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा, जिनमें वर्ल्ड कप भी शामिल है। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के शोबे को भी सख्त नुकसान पहुंचा है। सूबाई वजीर सियाहत सैयद आकिल शाह के मुताबिक ये नुकसान सालाना $50 मिलियन का है। पाकिस्तान 133 टूरिस्ट ममालिक में से 111 से 113 नंबर पर आ चुका है। उस वक्त यहाँ पे होटल ज़्यादा आबाद थे कि उसके बाद जब अफगानिस्तान में सिविल वॉर थी उसके इम्पैक्ट यहाँ क्या थे, और फिर जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है उस वक्त अब उसमें क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? प्रॉफिट नहीं है, कमाई नहीं है, लोग तो एम्प्लॉय हो गए, उसमें आगे काफ़ी ज़्यादा, होटलें भी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन उसमें कारोबार नहीं है, ना वो ज़ौक़ है, वीरान पड़े हैं। मतलब पेशावर में आप देख लें कि 3 या 4 होटल्स जो मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो चलेंगे। इसके अलावा बाकी आप सारा बिजनेस आप चक्कर लगा लें, वहाँ पर किसी जगह पर 2 लोग बैठे होंगे, किसी जगह पर 4 या 6 या 8, इससे तो कारोबार नहीं चलता। खैबर स्टीम सफारी के नाम से चलने वाली पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन जो पेशावर से लंडी कोतल तक 36.9 किलोमीटर का सफर 34 टनल्स और 92 पुलों से गुजरकर मुकम्मल करती थी, 90% तबाह हो चुकी है। अब तक इसका 70% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। हाइपोथेटिकली अगर ये जंग ख़त्म हो जाए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो फिर भी आप समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद, यानी कितना अर्सा लगेगा इस यहाँ पे एक नॉर्मल जो है फंक्शन करते हुए एक ह्यूमन सोसाइटी हम कब तक देखेंगे? ये वाहिद एरिया है कि हमारे प्रेसिडेंट अभी तक फाटा की किसी एक एजेंसी में नहीं गए हैं। बिल्कुल ठीक है, ये वाहिद टेन्योर है। हाँ, या ये परवेज़ मुशर्रफ गया था? परवेज़ मुशर्रफ मेरे ख्याल में 1-2 जगह पर जब वो शुरू में आया तो वो भी नहीं गए। ये पहला हमारा कोई गवर्नर रिस्क नहीं ले सकता कि वहाँ पर चला जाए। बंदियार वली खान अगर हुकूमत के होते हुए, इतनी सिक्योरिटी के होते हुए, वो पेशावर को विज़िट नहीं कर सकता। बंदियार वली खान 2007 के बाद सिर्फ 3 दफ़ा चारसदा गए हैं। तो अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो उसके बाद जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है वो कैंपेन किस तरह करें? बहुत लोग कह रहे हैं कि धमाकों की शिद्दत कम हो गई है, अटैक्स कम हो गई है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारी इतलात है वो ये है कि वो लोग नई सबबंदी करेगा। अगर अमेरिका विड्रॉल होती है तो उसके बाद हमारी हिकमत अमली क्या होगी? पेशावर में बैठे लोग या पाटा में बैठे लोग वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि अगर अमेरिकन विड्रॉल होती है और ये लोग दोबारा क़ुव्वत पकड़ते हैं, इसलिए कि वो उन लोगों की लीडरशिप जो है ना, जो लीडरशिप फील्ड में जाकर लड़ती है, वो अभी तक मौजूद है। तो वही वाली सूरत हाल जो कि पेशावर के लिए 2006-07 में बनी थी और फिर हमने उसकी रिफ्लेक्शन 8, 9 और 10 में देखी है
तो जो इतलात है वो ये है कि अब के बार सिर्फ पेशावर को टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि साथ साथ कराची और ख़ासकर कोयटा को। यहाँ मैं आपको ऐसे लोग बता रहा हूँ कि पेशावर के मालिक थे, खुदा की कसम आज वो भीख मांगने पे मजबूर है। कानूनी डॉक्यूमेंट जिसके पास न हो उसको मुतबदर किया जाए, न हो तो फिर उनको सज़ा दी जाए। एक वाज़ेह कानून हर मुल्क का है, पाकिस्तान का भी है। पंजाब या कराची या बलूचिस्तान के जहन में ये है कि एक कबायली जो है ना, ये कुछ गैर मुल्की लोग हैं। हम गैर मुल्की नहीं है, हम पाकिस्तानी है। आप यहाँ पर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो मैं कहाँ देखूँ, कहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है? यहाँ मैं आपको ऐसे लोग बता रहा हूँ कि पेशावर के मालिक थे, खुदा की कसम आज वो भीख मांगने पे मजबूर है। कहते हैं जमहूरियत, उस जमहूरियत से क्या जिसे हमें रिज़्क़ ना मिले। आज पूरी कौम इम्तिहान में पड़ा है, लेकिन कौम सोया हुआ है। इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होकर तो एक साल में इस मुल्क को बना सकते, लेकिन उसमें ये कि पूरा कौम एक होगा। अगर नहीं हमारी इस तरह होगी तो ये तो 30 साल से तब हुए 60 साल में ये वापस नहीं आएंगे। हमारे पंजाब के व्यापारी नहीं आते हैं, हमारे कराची के व्यापारी नहीं आते और ये हमसे ये माल नहीं उठाते हैं, तो इस वजह से हमारे यह पूरा कारोबार जो है ना, यह मुतासर हुआ इस वजह से। कस्टम हमें मतलब ये कि रिलीफ दे ना, वो हमें जो है मतलब ये फ्री पोर्ट दे रहे हैं। हमें मतलब ये कि कोई 4% जो इनका इनकम टैक्स है वो कम कर दें। पंजाब में इन्हें वो बनाए हुए हैं, ये मतलब कंटेनर क्यों क्लियर हो रहे हैं? जहाँ हम कहते हैं कि इस तरह हमारे भी क्लियर हो जाए तो हमारा ये तुरखम से हमारा जान छूट जाएगा। मेरे साहब, एक सवाल जो यहाँ के लोग बड़ी शिद्दत से उठा रहे हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान से जो महाजरीन का सिलसिला 3 दहाइयों से जारी है और वो अभी तक महाजरीन यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, अब उनके आने से यहाँ के मुकामी कारोबारी बुरी तरह से मुतासर हुआ और अब वो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इनको वापस भेजने का कोई इंतज़ाम होना चाहिए, या हुकूमत को चाहिए कि इनके कारोबार पे कुछ शरायत आयद करे, इनको टैक्सेशन के प्रॉपर नेट में लेकर आए। और किसी भी तरह से ये फीलिंग बहरहाल मौजूद है कि यहाँ के लोग ये कहते हैं कि उनको फ़ौक़ियत दी जाती है महाजरीन को। बिल्कुल, इस पे भी हमारा नज़र है और इस हवाले से हम उन अफ़गानियों को जो हमारे भाई हैं, वो हमारे खून के भाई हैं। जब अफ़गानिस्तान में अमन नहीं था और वो यहाँ पे थे तो ठीक था। अब अफ़गानिस्तान में अमन भी आ चुका है और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें उनको बाइज़्ज़त भेजने के लिए इंतज़ामात भी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में उनको हर सूरत जाना चाहिए। अखलाकी बातें तो अपनी जगह, अगर ये जाने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं महाजरीन, तो फिर आपकी हिकमत है कि नहीं, हमारी ये भी बहुत वाज़ेह, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया। कोई भी अगर गैर कानूनी तौर पे रहे तो हमारे पास ये मसले हल करने का तरीका है कि कानूनी डॉक्यूमेंट जिसके पास न हो उसको मुतबदर किया जाए, न हो तो फिर उनको सज़ा दी जाए। एक वाज़ेह कानून हर मुल्क का है, पाकिस्तान का भी है। हम अपने कानून को लागू करेंगे और पाकिस्तान को महफूज बनाएंगे। पंजाब रख सकती है, आपकी तरह हमें भी इसका इंतज़ार।